अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अथर काज़मी। आज 2025 का आखिरी दिन है। 2026 हमारे लिए कैसा होगा? सियासत और मईशत के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं। 2025 का भी हम जायजा लेंगे, 2026 के ऊपर भी नजर डालेंगे। लेकिन बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या 2026 पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बेहतर साल होगा? क्या 2026 में वो 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो इस वक्त स्कूल नहीं जा सकते वो स्कूल जा सकेंगे? क्या 2026 में वुज़रा की तरह, अरकान पार्लियामेंट की तरह आम आवाम की तनख्वाहों में भी 300% इजाफा होगा? क्या 2026 में वो 40% बच्चे जिनको मुनासिब खुराक नहीं मिलती, जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, क्या पाकिस्तान में उनको मुनासिब खुराक मिल सकेगी? क्या 2026 में वो 80% पाकिस्तानी जिनके हवाले से एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनको पीने का साफ पानी असर नहीं है, क्या उनको पीने का साफ पानी मिल सकेगा? क्या 2026 में हमारे किसान को उसकी फसल का, उसकी गंदम का जायज रेट मिल सकेगा? क्या 2026 IMF के प्रोग्राम का आखिरी साल होगा? क्या 2026 में लोगों के जमहूरी आईनी जो हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा? क्या 2026 में पाकिस्तानियों के मासूम बच्चे खुले गटरों में गिर के नहीं मरेंगे? क्या 2026 के अंदर यहां पे सरमायाकारी आ सकेगी, यहां पे बाहर से कंपनियां आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी और आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर होगी? या फिर 2026 भी अशराफिया का साल होगा? क्योंकि 2025 में तो हमने देखा कि अशराफिया की जिंदगियां काफी बेहतर हुई। अगर आप हुक्मरान तबके को देखें तो चाहे वो अरकान पार्लियामेंट हो जाएं, वुज़रा हो जाएं, स्पीकर साहब हो जाएं, चेयरमैन सेनेट साहब हो जाएं, हर किसी की तनख्वाह में इजाफा हुआ। अगर किसी की तनख्वाह में उस तरह इजाफा नहीं हुआ तो वो आम पब्लिक है। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 2025 कैसा गुजरा और अब 2026 में क्या होगा, सियासी एतबार से चीजें किस तरफ जाएंगी, इन सारी चीजों का जायजा लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में 2 सीनियर साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है मुनीब फारूक साहब ने। मुनीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ एसआर राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। राना साहब, आपका भी शुक्रिया। मुनीब साहब, जरा सबसे पहले ये तो बताएं कि 2026 आपको 2025 के मुकाबले में एक डिफरेंट साल नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। देखिए, हमारे अगर उसको मुख्तलिफ एतबार से देखा जाए तो एक तो ये कि 2026 में पाकिस्तान के जो अवाम है उनके लिए कोई अच्छी खबर या बेहतरी, जाहिर बात है बेहतरी कहाँ से आती है जब जो उनका मुआश है वो बेहतर हो, उनकी मुआशी हालत बेहतर हो। देखिए, 2 साल गुजर गए हैं। 2 साल गुजरने तकरीबन इस हुकूमत को आए हुए 2 साल तक आप ये अगर कहते रहे कि जी जो बड़े इकनॉमिक इशारिये हैं वो दुरुस्त हो गए हैं और फिर आप ये कहे जी अभी आएगा आवाम तक उसका डिविडेंड, तो ये 2 साल के बाद ये काम नहीं चलता। अब ये जो विंडो है इस साल की, इस साल के अंदर पहले मैं समझता हूँ अवाम वैसे ही काफी मुश्किल का शिकार है। या तो ये कि लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो बड़ी हो, महंगाई में कमी ठीक है, बिल्कुल चले जरूर आई है, लेकिन क्या लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है? क्या लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है? क्या गुर्बत की सतह से लोग कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं उसमें? ये वो सवाल है जिनका जवाब एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत को देना है। इतनी भरपूर सपोर्ट, इतना भरपूर मौका होने के बावजूद अगर हुकूमत की जानिब से जो एक्चुअल डिविडेंड है वो आवाम तक नहीं पहुंचता तो फिर तो ये एक मसला हुकूमत के लिए रहेगा। और अभी फिलहाल कोई अनलेस के कोई बहुत बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हुकूमत ना करे मुआशी टीम के अंदर, तो या कुछ ना करे, मुझे कोई इतनी बड़ी तब्दीली फिलहाल नजर नहीं आ रही। अनलेस के कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, जॉब्स क्रिएशन हो, तो अगर इस स्पीड पे चलेंगे तो मसला है। और मुझे फ्रेंकली अभी तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। दूसरी बात यह कि वैसे हमारे मुल्क में सियासत बिल्कुल जमूद का शिकार है, बल्कि सियासी एतबार से तो मामला बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, बड़ी घुटन है इस माहौल के अंदर। हम जितने उसको फैंसी मेकअप उसका कर दें, तो जब तक ये माहौल रहेगा सियासत नहीं पनपेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, हालात में कशीदगी कम नहीं होगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सियासी तौर पर मुल्क आगे जा रहा है? हाँ, डिप्लोमेटिकली हमने बहुत कामयाबियां हासिल की है, मिलिटरीली हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो पाकिस्तान को उसका फायदा हुआ है और बहसीयत रियासत आपका स्टेचर जरूर बढ़ा है। ठीक
ठीक है। अच्छा राना साहब, ये जो अभी मुनीब साहब ने भी जिक्र किया कि बहुत सारी चीजों को दुरुस्त करने की ख्वाहिश तो है, लेकिन उस तरह हो नहीं सकी 2025 में। अब एक वंडर बॉय का भी जिक्र आ रहा है, मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हो सकता है कोई वंडर बॉय आए और वो चीजों को बेहतर करे। तो आपको लगता है कि 2026 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का खात्मा हो सकता है, उनकी जगह कोई और वज़ीर आज़म बन सकता है? ये हमें हर दफा वंडर बॉय की तलाश क्यों होती है? अगर हमने वंडर बॉयज ही तलाश करने हैं तो ये जमहूरी निजाम को आप डब्बे में बंद करके फेंक दें, ये वोट की जो संदूकड़ियां इन्हें आग लगा दें। अगर हमने वंडर्स बॉय से ही मुल्क को ठीक कराना है तो फिर ये इलेक्शन और ये सारा कुछ क्या है, किस लिए है ये? और फिर अगर आपने, आई एम सॉरी टू से, कि शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा तो आपको अच्छा वंडर बॉय नहीं मिल सकता। बल्कि मैं तो उनकी रोज तस्वीर देख के कहता हूं कि हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मैं तो उनको देख के हैरान होता हूं कि तुझे की है वो जनाब, इससे ज्यादा कोई अच्छा हमें कहां से मिलेगा। लेकिन आपने जो पहला सवाल किया 26 में वो क्या तब्दीली आ सकती है, तो भाई तब्दीली के जो जिस लेवल पे हम तब्दीली को सोच रहे हैं ना, 200 अरब डॉलर की एक वक्त में भी अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए ना पाकिस्तान में, तब भी कोई तब्दीली नहीं आनी। और भाई जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो जब खुद ही सारा कुछ लूट मार के, आप रोते चीनी महंगी हो गई, तो चीनी मेरी है फैक्ट्री, ये मुनीब भाई की है क्या नाम है कारखाने, आपका सदर मुमलिकत उसका मालिक, वजीर आजम आपके उसके मालिक। बिजली महंगी है तो भाई ये आईपीपीस किसके हैं? भाई घी महंगा तो किसकी फैक्ट्री है? यार कैसे हम एक अजीबो गरीब किस्म के माहौल के लोग हैं कि हमारे ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने हमारे गोश्त नोचने हैं, हम उनसे ये तवक्को करते हैं वो 26 के अंदर हमारे लिए कोई आसानियां पैदा कर देंगे। कैसे मुमकिन है कि आसानियां पैदा? ये सिस्टम करप्ट हो चुका है, ये सिस्टम इतना ज्यादा इसके अंदर वायरस जा चुका है कि ये सिस्टम डिलीवर कर ही नहीं सकता। ये अदालतें, ये क्या नाम है पार्लियामेंट, इसके साथ जुड़े हुए लोग, ये सब इस सतह पे करप्ट हो गए कि ये इनको उठा के समुद्र में फेंके, नई कोई चीज बनाएंगे तो पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज मैं और आप प्रोग्राम करेंगे, मुनीब साहब प्रोग्राम करेंगे, उसमें अपनी बात करके और घर चले जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा मुनीब साहब, 2025 में जिस तरह अभी भी जिक्र हुआ कि सियासत एक जमूद का शिकार रही, आपने ये जिक्र किया, 2026 में आपको सियासत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? और विद रिगार्ड्स टू इमरान खान साहब, क्या 2026 इमरान खान साहब की रिहाई का साल है? देखिए वैसे तो अदर काजी साहब, हम एक एनी इवेंट कैन चेंज द सिनारियो। कुछ कोई बड़ा वाकया और कोई चीज जिसके बारे में हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते सर्टेनिटी के साथ, क्योंकि उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात को है। जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें तो मुझे इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। 2 मुकदमात में उनकी कन्विक्शन हो चुकी है, जो अभी तक इनफील्ड है, अपीलें उनकी लग नहीं रही। अभी तोशाखाना 2 का फैसला आया है, अभी कुछ अरसे में शायद उनकी हमशीरा के खिलाफ भी जो 26 नवंबर वाला एहतजाज है उसका फैसला आने वाला है। एटीसी के अंदर उनका जो 9 मई का केस है, GHQ हमला केस, वो चल रहा है, उसके अंदर वो चार्जशीट हुए हुए हैं। तो अनलेस के कुछ ऐसा हो जाए जो किसी ने कभी सोचा ना हो, या कुछ बिल्कुल ही अनफोर्सीन एक कोई चीज तब्दीली आ जाए, तो वो तो हम रूल आउट नहीं कर सकते, इसके बारे में पता नहीं। ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब के लिए फिलहाल मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा, और वो शायद अभी इस साल भी जेल से बाहर निकलने में कामयाब ना हो। नो मैटर के ये निजाम। अगर इसको आपको कोई नंबर देना पड़े, अगर मुनीब साहब के कितने फीसद चांस है कि 40% चांस है या 50% चांस है कि वो बाहर आ सकते हैं, या फिर 80% चांस है, आपकी नजर में किस तरह आप इसको देखते हैं? अगर काजमी साहब, आप मेरे भाई हैं, लेकिन अगर आपको शौक है कि मुझे बुरा भला कहा जाए तो मैं आपको इनकार नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो मसला ये है कि फिलहाल आज के हालात देखते हुए तो मुझे 1% भी चांस नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब 2026 में बाहर निकले। ठीक, राना साहब, आपको भी ऐसी कोई सूरत हाल नजर आ रही है 2026 खान साहब के लिए इसी तरह की मुश्किलात होंगी बाहर आते हुए, आपको नजर आ रहे हैं? इमरान खान को तो भी जल्दी नहीं है कहीं बाहर आने की। मुझे कहीं नहीं लगता कि इमरान खान की कोई ख्वाहिश है कि वो बाहर आ जाए।
और या वो इन हालात से को तंग है। मुझे तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक कोने में बैठ के एक खामोश हुकूमत कर रहा है और अपनी मर्जी की से चीजों को आगे पीछे करता फिरता है। ठीक है, आप उसे सजाएं दे दें तो सजाएं भी बेमायनी हो गई आम आदमी की नजर में। वो अब आप किसी को कहना इमरान 20 साल दी और सजा होगी तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उन्हें पता है कि इमरान खान को ही सजा होनी है और किसी को नहीं हो सकती। तोशा खाना में आप गाड़ियां घर ले जाएं, 3-3, 4-4 बेनामी गाड़ियां बेनामी अकाउंट से पेमेंट करके ले जाएं, आप वहां से जैतून खा लें, आप वहां से क्या कहते हैं अनानास खा लें, आप वहां से घड़ियां ले लें, सिर्फ इमरान खान को सजा होनी है। तो जब ये एक आदमी में तासुर आम आदमी में आता है तो सजाएं बेमायनी हो जाती हैं। और रही बात यह कि इमरान खान के आने के तो 100% चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज नामुमकिन होती है वो ही सबसे पहले मुमकिन होती है। कोई सोच सकता था कि जिस एहतमाम से नवाज शरीफ साहब को भेजा गया था, अदालतों ने जिस तरह उनको एहतमाम से फैसले दिए थे, फिर जिस तरह उनको रुस्वा किया गया था और लंदन भेजा गया था, तो वो उतने ही एहतमाम से वापस भी आ जाएंगे। उनके हाथ पे कबूतर भी बैठ जाएगा जिसको वो कहेंगे कि आजादी का कबूतर है, वो उड़ेगा ही नहीं। और फिर उसके बाद जनाब अली वो पूरे पाकिस्तान में फिरेंगे। कोई सोच सकता था? और फिर कोई सोच सकता था कि इसके बाद वो वजीर आजम भी नहीं बनेंगे और उनकी विक्ट्री स्पीच जो है उनकी जेब में रखी रह जाएगी। तो पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है। यहां पे जो चीज बजाहिर लगता है कि नहीं हो सकती वो ही हो सकती है। तो मैं तो ये समझता हूं कि बिल्कुल मुनीब साहब की इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूं कि बजाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ निजाम, अदालतें, फैसले, सारा कुछ लोगों के उसके मरहूम मिन्नत होती हैं, वो उनकी ख्वाहिशें हो जाए तो चीजें कहीं और चली जाती हैं। तो मैं ये हो सकता है कि वो बाहर आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान को जल्दी नहीं है बाहर आने की। ठीक। अच्छा मुनीब साहब, ये जो इस दफा हम सुनते रहे, बार बार सुनते रहे, पूरा साल सुनते रहे कि सियासी अदम इस्तेहकाम है और उसमें खान साहब की कैद का, खान साहब की सजाओं का, उनकी जमात का एक बड़ा मेजर किरदार था। ये जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, क्या इसकी कंटिन्यूएशन आप देख रहे हैं 2026 में? जी, मुझे तो ये अभी ऐसा ही नजर आता है। और क्योंकि वो अदम इस्तेहकाम आपको या हम सबको नजर आता है बहसियत साफ़ी के लिए एक मौजूद है, एक डिस्क्वाइट मौजूद है इस सियासी निजाम के अंदर, और ये नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में मुक्तदरा है या जो हुकूमत है, चले हुकूमत में कुछ सियासी लोगों को ये जरूर लगता है कि यार ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक हार्मनी नहीं है, या चले कम से कम एक एक्सेप्टेबल हद तक एक स्पेस जो होनी चाहिए वो नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान की मुक्तदरा है उनके नजदीक तो ये है कि मुल्क ने तरक्की करनी है और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, वो जरूरी है। और जो मेजर अचीवमेंट्स हैं वो मुल्क ने लेनी है, अपने साथ उनको टैग अलॉन्ग करना है। अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाए, फायर एनफ, नहीं आता, सो बी इट, इट इज नॉट इवन रेलेवेंट फॉर देम। वो शायद इस वक्त जो उनकी जो क्रूसेड है वो ये है कि जी मुल्क को आगे लेके चलें और जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में मुल्क था उससे निकालें, जो पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट से एक इवन हार्डर स्टेट वो बनाएं, जहां एक बड़ा रिलेंटलेस परसूट हो टूवर्ड्स अचीविंग इट्स गोल्स। वो ऑब्वियसली वो गोल्स कौन से हैं उनका तयन मैंने या आपने या राना साहब ने नहीं करना, वो जारी बात है जो इक़्तिदार के अंदर लोग हैं उन्होंने करना है। लेकिन मेरा तो सिर्फ सवाल यह है कि नेचुरली आप जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो पिवट है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आप ये निजाम लाने में कामयाब हो जाता है, और उसकी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर वो आए, अगर हमारी बेहतरीन हो जाए चीजें, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम एक एक्चुअल सेंस में एक हार्ड स्टेट होंगे। फिर मुआशी, फिर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो भी शायद एक्चुअली मैटर करना कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात काफी ज्यादा होती है। 2025 में वजीर आजम साहब ने तकरीबन 50 दिन मुल्क से बाहर गुजारे, यानी ऑलमोस्ट 2 महीने, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस तरह आई नहीं। PIA की भी जब निजकारी हुई तो एक कौमी कंसोर्टियम बना, यहीं पे बिजनेसमैन इकट्ठे हुए, उन्होंने PIA को खरीदा। तो आपको लगता है कि 2026 में ये जो फॉरेन सरमायाकारी वाला बयानिया है उसकी हमें अमली शक्ल बनती हुई नजर आएगी और यहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी?
नहीं, अब 2025 से पीछे जाएं। ये 23 की बात है जब मैंने सुना था कि यूएई, सऊदी अरब और कतर से कोई $100 बिलियन पाकिस्तान आ रही। मैंने तो यकीन करें ख्वाब भी अमीरों वाले देखने शुरू कर दिए थे। और मेरे बच्चा 100 मांगता था, मैं उसे 1000 देता था कि अब पाकिस्तान में लहरा बहरा होने वाली जा रही है। $100 बिलियन पाकिस्तान आ रहा है। और उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने अपनी जमा पूंजी उजाड़ दी और $1 नहीं है। इन 3 सालों में जितने हमने एमओयू साइन किए हैं उसके ऊपर मैं बैठ के चांद के ऊपर कमुक डाल सकता हूँ। एमओयू जो जितने जितने साइन हो गए। और एक चीज मैं आपको तो छोटी छोटी 3 4 5 चीजें जो ठीक हो जाए, बहुत मामूली मामूली सी हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान दुनिया में रूल ऑफ लॉ के में 142 ममालिक में 136वें नंबर पे है। आजादी सहाफत में 188 ममालिक में से 152वें नंबर पे है। दुनिया का आलूदा तरीन मुल्क है। करप्शन में 180 में से हम 135वें नंबर पे हैं। महंगाई के बुलंद तरीन अशारियों में हमारा मुल्क है। बेरोजगारी में 7.1% इजाफा हुआ। 14 लाख एक साल में मजीद बेरोजगार हुए। ब्रेन ड्रेन में 8 लाख लोग हुनरमंद पाकिस्तान छोड़ के चले गए। छोटी छोटी चीजें अगर ये ठीक हो जाएं, जैसे 7.5 लाख लोगों, एक पाकिस्तानी 7.5 लाखों को एक डॉक्टर की सहूलत मैसर है। आप इमरान खान को बड़े आसानी से खत्म कर सकते हैं। आप ये सारी चीजें ठीक कर दें, लोग भूल जाएंगे उसे। उन्हें क्या जरूरत है? जब उनके घर के ऊपर उन्हें इंसाफ मिलेगा, घर के ऊपर उन्हें दवाई मिलेगी, उनके जनाब अली बच्चे खुली अच्छी आजाद फिजा में सांस लेंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा, ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा, लोग अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं फेंकेंगे डंकी लगाने के नाम पे, इमरान खान का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं करते और हर साल ये मल्टीप्लाई करता चला जाता है, तो आप समझे कि इमरान खान को इरेलेवेंट कर देंगे। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और ये रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो ये तो मैं 4 साल से सुन रहा हूं। अल्लाह करे आ जाए, मैं अपने पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता हूं, लेकिन मैंने लगता है गला नाल नहीं, थुक्का नाल पकौड़े नहीं तले जाते। ऐसे दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं करेगी। जिस मुल्क के अंदर वो यूरोप कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टें आ रही हैं, सारे कह रहे हैं कि जी सियासी अफ्तर इस हालत में है कि यहाँ पे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते? चले, मैं एक छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा मुनीब साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 2026 में आपको चलती भी नजर आ रही है? देखिए, अगर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का देखिए एक जलसे की जबान और होती है, वैसे बातचीत और होती है, तो वो तो मेरे ख्याल में अफरीदी साहब एक डिफरेंस कर रहे हैं। ओवरऑल एक रिएक्शन जरूर था जब वो उनको नामजद किया गया है चीफ मिनिस्टर, लेकिन हालात उसके बाद थोड़े से, मैं समझता हूँ एक तरह का अगर एक वर्किंग रिलेशनशिप जो बड़े अभी बिल्कुल बुनियादी एक चीजों के ऊपर है, अगर वो चल पड़ता है और बुनियादी जो मामला जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से है, उनसे अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि वो डिस्क्वाइट जो है वो चले बेरेबल रहेगा और मामला चलता रहेगा। लेकिन अगर वो इस नहज पर आ जाते हैं कि जी वो स्ट्रीट मूवमेंट और मतलब कोई मार कुटाई भागम दौड़ शुरू हो जाती है, तो फिर देखिए बड़ा मुश्किल होगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए भी सरवाइव करना, और शायद फिर एक डेस्परेट मेजर शायद वफाकी हुकूमत भी ले इस पूरे हवाले से। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 50% चांसेस तो मुझे यही लग रहे हैं कि अफरीदी साहब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, आप कैसे देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कंटिन्यू करेगी? देखिए, अगर आपने रियासत के ढांचे को, फेडरेशन को मजबूत रखना है तो आपको उसको कंटिन्यू कराना पड़ेगा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे महफूज सूबा और वजीर आला सिर्फ पंजाब, और हम पाकिस्तान लाहौर से लेके और करत तक और ठट्टा से लेके और कोयटा तक एक ही है। उनमें सबकी इज्जत नफ्स और जमहूरी हकूक एक से हैं। ये तासुर नहीं बनना चाहिए कि मरियम साहिबा को क्लीन चिट है और केपीके के वजीर आला के सर पे तलवार लटकती रहेगी। उसके अगर सियासी इख्तिलाफात है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गर्दन काट दें।
हाँ, ये मैं जरूर पीटीआई को भी मैं हर जगह कहता हूँ कि उन्हें इस बात को समझना होगा कि इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ के उन्हें कुछ नहीं मिलता और इस्टेब्लिशमेंट से हेड ऑन होके उनको सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि अगर थोड़ा थोड़ा आप एक एक कदम मनाओं को पीछे कर लें तो कोई बुराई की बात नहीं है। ये मुल्क इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकता, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियों के बगैर भी नहीं चल सकता और इनको मिलके कोई रास्ता निकालना होगा। ठीक है। अच्छा मुनीब साहब, आपको लगता है कि 28वीं आईनी तरमीम भी आ सकती है 2026 में? देखिए, वैसे तो आपको पता है 26वीं तरमीम के बाद मैंने अर्ज किया कि 27वीं तरमीम इन्होंने लानी ही लानी है क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस है। तो पूरी काबीना लग पड़ी कि नहीं जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा, बिल्कुल आप अभी तो जरूरत ही कोई नहीं है, अभी तो बेरली हमने 26वीं तरमीम को डील कर रहे हैं ये वो। लेकिन वो फिर नजर आया कि जी जो कुछ हुआ और 27वीं तरमीम आ गई, इसलिए हुकूमत अभी भी डिनाई कर रही है, लेकिन अभी भी अनफिनिश्ड एजेंडा मौजूद है। लिहाजा मुझे तो इसकी काफी लाइकलीहुड लगती है कि 28वीं तरमीम अभी नहीं तो 2 महीने बाद सही, 3 महीने बाद सही, 4 महीने बाद सही। और उसमें नए सूबों वाली बात होगी मुनीब साहब? उसमें उसके चांसेस नहीं नजर आ रहे मुझे अभी इस वक्त। ये नए सूबों वाली जो लोकल बॉडीज है उसके हवाले से शायद मजीद फोकस आए और चंद और चीजों को ट्वीकिंग उनकी की जाए। जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनके कानून के अंदर कुछ थोड़ी तब्दीली की जाए और मामलात को कुछ पार्लियामान से निकाल के आईनी अदालत की तरफ किया जाए। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई अभी चेंजेस नजर मेजर नहीं आ रहे। लेकिन ये एनएफसी अवार्ड का फॉर्मूला, छोटा मोटा इसकी ट्वीकिंग या कुछ चीजें तो जरूर अचीव की जानी है। ठीक है। अच्छा जरा मुझे यह भी बता दें कि आपको लगता है कि 2026 में हम एक नई पीटीआई को देखें, यानी माइनस इमरान खान की जो बातें हो रही हैं वो 2026 में अचीव कर लिया जाए? जी मेरे ख्याल में शायद राना साहब का कनेक्शन ड्रॉप हो गया। एनीवे मुनीब साहब, आपसे ये क्वेश्चन, क्या 2026 में हम माइनस इमरान खान साहब देख सकते हैं? देखिए माइनस इमरान खान साहब जी देखिए माइनस इमरान खान साहब जो मामला है ना जी, वो मुझे शायद होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है और ना हमने ये देखा है कि सियासतें ऐसे खत्म होती हैं। तो मैं इतना ब्रीफली जरूर कर दूं कि हाँ ये जरूर है कि अगर इमरान खान साहब कुछ चीजों को देखते हुए किसी के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो शायद पार्टी उसे किसी खास कैपेसिटी में एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई माइनस हो सकेगा। ठीक है। राना साहब आप भी जरा बताइए कि आपको 2026 में लगता है कि पीटीआई माइनस इमरान खान कर देगी? ये तो क्या कहते हैं, जागती आंखों से ख्वाब देखने वाली बात है। और फिर मुनीब भाई की कंफर्मेशन के बाद तो मेरा एतमाद और भी बढ़ गया कि इमरान खान को नहीं माइनस किया जा सकता। तो ये ऐसे ही है जैसे आप क्या कहते हैं कहें कि जी बिरयानी बनानी है और चावल नहीं होंगे उसमें। भाई इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं है और ये कोई अगले 1-2 साल की बात नहीं है। इमरान खान इज अ हिस्ट्री नाउ। इमरान खान ने जो अपनी सियासत में एक बना लिया उसको तो अभी तारीख से भी नहीं मिटा सकते आप। और वो आने वाले कई दहाइयों के अंदर इमरान खान का जो वो बोलेगा, चाहे उसके खिलाफ बोला जाए या हक में बोला जाए, तो इमरान खान एक ऐसी हकीकत है जिसे सब मानते हैं। वो मजबूरी है कि उसको मानने के बावजूद मुकाम नहीं मिलता। चले ठीक है। मुनीब साहब, राना साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि 2026 वो साल होगा जिस साल में हमारे किसानों को उनकी गंदम का, उनकी दीगर फसलों का जायज रेट मिलेगा। अब 2025 जो है वो किसानों के लिए कैसा रहा
और 2026 में किसान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पे गुफ्तगू करने के लिए दो सीनियर किसान, आप उन्हें कह सकते हैं सीनियर रहनुमा कह सकते हैं किसानों के, हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद हुसैन बाट साहब जो चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं और सैयद महमूद बुखारी साहब जो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन है। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद हुसैन बाट साहब, मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा 2025 किसानों के लिए कैसा रहा? जी अतर भाई बहुत शुक्रिया। यकीन करें कि ये मुश्किल तरीन सालों में ये एक साल था जिसमें किसान को बहुत मसाइल हुए, खासकर 2025 में जो सैलाब की वजह से तबाहकारियां हुई और उसके बाद जो फसलों का रेट नहीं मिला, उससे किसान बहुत 2 साल से, वैसे 2 साल पिछले बहुत मुश्किल गुजरे, लेकिन 2025 में आप ये देखें कॉटन हमारी इस साल आई, उसका रेट नहीं मिला, उसकी एवरेज नहीं मिली। इसी तरह हमारी गंदम का रेट था, इसी तरह हमारी अब आप ये देखें प्याज हमने काश्त किया, वो उसका रेट नहीं मिला। इस टाइम हमारा आलू आप यकीन करें कि 1200 रुपए की 2.5 मन की बोरी मिल रही है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसको अपनी जमीन से निकाल लें, बल्कि उसी जमीन में हल चला के अपनी दूसरी फसल तैयारी कर रहे हैं। और आपके सामने गन्ने का रेट आज देखें, शुगर माल का 400 रुपए मन ले रहे हैं। पिछले साल भी 400 रुपए मन गन्ना खरीदा और पिछले साल चीनी का रेट 130 रुपए था और इस साल भी हमारे से गन्ना 400 रुपए का खरीदा जा रहा है और आज चीनी जो है 185 और 90 बल्कि 210 तक भी बिकी है। तो किसानों के लिए कोई बड़ा रिलीफ जो गवर्नमेंट से हम उम्मीदें रख रहे थे कि कोई अच्छा पैकेज आएगा, बस ये स्कीमें लाती रही कि ये आपका जी किसान कार्ड हो गया जी, ये आपको ट्रैक्टर दे दिए। अतर भाई अगर ट्रैक्टर जो है ना वो एक गांव में 2 ट्रैक्टर हो तो पूरा गांव उसके लिए जमीन अपनी फसल काश्त कर सकता है। हम ट्रैक्टर नहीं चाहते, फ्री कर्जे नहीं चाहते, हम तो सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें अपनी फसल का सही रेट दिया जाए। ठीक है। अच्छा महमूद बुखारी साहब, अगर इसको किसी नंबर में अगर आप लेके आए, कोई फिगर अगर आपके जहन में हो कि 2025 में चाहे वो गंदम का मामला हो जाए, दीगर फसलें हो जाएं, ओवरऑल जो किसानों का एस्टीमेट है मुख्तलिफ जो बॉडीज का, कि कितने अरब का आप लोगों को नुकसान हुआ किसानों को 2025 में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका और एक्सप्रेस आपके चैनल का। गुजारिश ये है कि आपने जो बात पूछी है कि 2025 जो है वो तो किसानों पे अजाब रुत बन के जो है वो खड़ा रहा और किसानों के साथ जो है वो ऐसा सलूक शायद मैंने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा कि जिस कर्ब के अंदर, जिस मुश्किल के अंदर, जिस मुसीबत के अंदर इस वक्त किसान खड़ा है। मैं समझता हूं कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो उन्होंने ठानी हुई है कि इस किसान को हम मार के ही दम लेंगे। आपने पूछा कि आप देखें कि गंदम के अंदर 2200 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ पिछले साल, उससे पिछले साल भी किसान को जो है वो अरबों रुपए का नुकसान हुआ गंदम के अंदर। आप फिर अगली फसल देखें कि गन्ने के अंदर इतनी लूट मार काज़मी साहब की जा रही है। मैं हैरान हूं कि वैसे वज़रा जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। जब गंदम का इशू था तो रोज आए दिन आप देखते थे, या वो अपनी पॉलिटिकल जो है वो सर्वाइवल की जंग हुकूमत लड़ रही है, या वो अपनी अदलिया को महफूज करने में लगी हुई है। उसको कोई मईशत के साथ सरोकार नहीं है। मैं ये दयानतदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि वो किसान जो आपके फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है, आपने उसके साथ ये रवैया इख्तियार किया हुआ है कि आज जो है वो किसान को 3 साल पुराना जो है वो गन्ने का रेट दिया जा रहा है और कटौतियां की जा रही हैं। जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म है। आप जाके देखें जो शुगर मिल्स के अंदर, लेकिन हुकूमत है कि खामोश बैठी हुई है, गुंगी है, अंधी है। मैं कहता हूं कि कोई उसको नजर नहीं आता। बाकी काम वो करने में बड़ी वो होशियार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सब्जियां ले लें तो आज गोभी जो है 100 रुपए की 1 मन। आप आलू को ले लें कि आलू का काश्तकार तारीख में इस तरह से बर्बाद नहीं हुआ जिस तरह हुआ।
आप देखें कि कभी आपकी भिंडी जो है वो अपना भैंसों को डाली जा रही है। आप ये बताएं कि इनकी पॉलिसी है क्या। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वजीर आला ने कहा था काजमी साहब कि मैं किसान गंदम बीजे, मैं उनका नुकसान नहीं होने दूंगी। तो ये तो वादा खिलाफ लोग भी हैं, ये किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और किसानों को सॉफ्ट टारगेट समझा हुआ है। ठीक है, मैं जरा भाट साहब को भी शामिल करूं। मैं आता हूं बुखारी साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं, मैं वापस आता हूं आपके पास बुखारी साहब। मैं जरा भाट साहब को शामिल कर लूं, मैं आता हूं आपके पास वापस। भाट साहब, ये अब एक किसानों की तंजीम ने 5 जनवरी 2026 को हड़ताल की, गालिबन कोई कॉल वगैरह भी दी हुई है। और वो जो पहला आपका नुकसान हुआ था सैलाब के दौरान, उसमें टीमें बनी थी, सर्वे हुए थे, क्या वो पेमेंट्स वगैरह आप लोगों को मिलना शुरू हो गई हैं? और ये हड़ताल की कॉल क्यों दी हुई है? जी अतर भाई, एक तो मैं अभी थोड़ा सा कॉटन का बताऊं कि अभी तक 3 अरब रुपए की कॉटन बाहर से मंगवा ली गई है, 3 अरब डॉलर की। मैं हैरान हूं कि 3 अरब डॉलर की आप कॉटन बाहर से मंगवा रहे हैं। और यही अगर मेरे पाकिस्तान के फार्मर्स के साथ आप बैठे, अभी मेरी अपनी 100 एकड़ कॉटन थी, उसमें एवरेज मुझे 10 से 12 मन आई है। अब 10-12 मन एवरेज। और इसी तरह जो है हमारे यहाँ अभी जैसे आपने फरमाया कि 5 तारीख का गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो किसानों ने, हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि 2026 से हम वो किसान हैं जो मुल्क की सलामती का जामन है। यहाँ तक कि हमारे बॉर्डरों पे सबसे ज्यादा तादाद अपने किसानों के बेटे हैं जो अपनी जान का नजराना देकर इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। और फूड और सिक्योरिटी जो है ना, दिन रात मेहनत करके किसान अपने मुल्क की हिफाजत करता है। यकीन करें, इस 2025 में जितने नुकसान किसान ने इस साल देखे हैं, मैं कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी, जैसे आपने सैलाब में फरमाया कि अब सैलाब का क्या हुआ कि सैलाब पे हमें पैसे मिलने थे, अब किसको पैसे मिल रहे हैं? जमीन मैंने ठेके पे ली हुई थी, उसका मालिक जो है वो एक 5 मरबे या 10 मरबे का मालिक है, ठेका मैंने अखराजात किए, सर्वे वाला गया, तहसीलदार पटवारी, उसने कहा जी इसको आप इसको पैसे दे दें। और वो भी पैसे 2 लाख रुपए, जो खड़ी फसलें अगर 25 एकड़ था तो 1 लाख रुपए पर एकड़ हमारे अखराजात थे जो नुकसान हुए। तो हमें क्या दे रहे हैं? कहीं 2 लाख दे रहे हैं, कहीं लाख दे रहे हैं, कहीं 5 लाख दे रहे हैं। आप यकीन करें कि हम गवर्नमेंट, ये नहीं कि हम हर वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं या कोई हमारी सियासी कोई हमारा फायदा है, हम तो इस मुल्क की सलामती की बात कर रहे हैं। अगर फार्मर को इसी तरह मारा गया तो पाकिस्तान, अगर आप देखें, हम 5 अरब रुपए का चावल बेचते हैं बाहर। अल्लाह गवाह है कि आज गवर्नमेंट सपोर्ट करे। मैं सीएम पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर अपील करता हूं कि आज आलू आप बाहर भेजें, बाहर दुबई भेजें, अरब मुमालिकों को भेजें, आपको जरा मुबादला डॉलर भी आएगा और गरीब किसान को भी फायदा होगा। इसी तरह हर जगह पे हम पाकिस्तान को फायदा दे सकते हैं, अपनी फसलें बाहर बेच के जरा मुबादला में भी फायदा ला सकते हैं और अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी के रहम को करम पे छोड़ा हुआ है और कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिसको पता ही नहीं कि ज़राअत होती क्या है। इस हवाले से बहुत मुश्किलात हैं। हम गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, चारों सूबाई गवर्नमेंटों से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते अभी जो हमारी गंदम आ रही है उसका रेट अगर आपने नहीं दिया तो अभी भी गवर्नमेंट पंजाब का आशिक करमानी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 1 करोड़ 67 लाख एकड़ गंदम काश्त होगी। मैं कहता हूं कि सफेद वो झूठ है, 1 करोड़ 35 लाख से ऊपर गंदम काश्त नहीं हो सकी इस साल। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, ये अगले साल 2026 में किसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और क्या हुकूमत से कोई आप लोगों की मीटिंग हुई? जिस तरह ये गंदम के रेट का पिछले साल भी मसला रहा, अगले साल ये मसला ना हो, इसके हवाले से कोई आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं, कोई मीटिंग्स हो रही हैं? इस हवाले से जरा बताइएगा। जी काजमी साहब, गुजारिश ये है कि हुकूमत तो किसानों को अछूत समझती है। हुकूमत जो है वो किसानों को पाकिस्तानी भी तस्वर नहीं करती। मैं ये सिर्फ लफ्जों में नहीं कह रहा। आज तक कोई भी, ना वजीर आला पंजाब ने, ना वजीर आला सिंध ने कोई ऐसी मीटिंग नहीं की, ना वजीर आजम साहब ने, कि वो ग्रास रूट लेवल के किसानों को बुलाए और उनसे पूछे कि आपके मसाइल क्या है। ये बंद कमरों में बैठ के जो है वो फैसले कर देते हैं। आप देखें कि आज डीएपी की बोरी 15,000 रुपए की हो गई। आप देखें कि आए दिन जो है वो यूरिया का रेट बढ़ा है। और एक बात और बता दूं
कि देखें जो डीएपी है वो पैदावारी लागत जो है वो पैदावार बढ़ाती है फसलों की। वो पिछले साल 24 लाख टन जो है वो इस्तेमाल हुई, इस दफा 13 लाख टन हुई। जब वो इस्तेमाल नहीं होगी तो फसलें कम होंगी, पैदावार ठीक नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि आज भी जो यूनिट हम दे रहे हैं, वो जो सनतकार दे रहा है, एक यूनिट का जो रेट है वो 2 रुपए किसान जो है वो ज्यादा दे रहे हैं। देखें, जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हमें दी जाएगी, आप मुझे बताएं कि आज किन्नू आपकी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। आपकी जो कॉटन है, जो कि हम फख्र से कहते थे कि हम 1.5 करोड़ बेल्स के ऊपर पहुंच गए, आज हम 40-45 बेल्स के ऊपर आ गए। और इंडिया जो है वो 70-80 लाख से 4 करोड़ पे चला गया। मैं ये कहता हूं कि ये किसी से सीख ठीक है, इनकी ये पॉलिसी है। देखें, जो मॉलेज होता है वो जो इलाज तजवीज करता है, वो काजमी साहब अगर उससे बीमारी बढ़ जाए तो फिर उसको रिव्यू करना चाहिए। ये ऐसे कोई अंधी हुकूमत बैठी है कि सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं एक अर्ज कर दूं, चले महमूद बुखारी साहब, खालिद हुसैन बाट साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। आपने गुफ्तगू सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि साल 2026 पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक मुबारक साल होगा। नया साल आप सब लोगों को मुबारक हो। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।